नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बार फिर हैं DU के रामजस कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं DU के पूर्व OSD एग्ज़ाम और अब जो है रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय अरोड़ा। कैंडिडेट्स को जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए वेट कर रहे हैं, 2-3 बातों से अवगत जरूर कराऊंगा कि आप सबसे पहले अपनी मानसिक रूप से ये तैयारी कर लें कि आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं। आप किसी कॉलेज और किसी कोर्स से इसलिए अट्रैक्ट ना हो कि मेरे और मेरे दोस्त का एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा तो मैं इस कॉलेज में चला जाता हूँ, इस कॉलेज मेरा एडमिशन हो जाएगा। आपकी एडमिशन के लिए प्रायोरिटी आपको जो कोर्स पढ़ना है उस कोर्स में होनी चाहिए। अर्थात जब आप अपना एडमिशन फॉर्म भरें और अपनी प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंस जिसे कहते हैं वो हमेशा सबसे ऊपर जो कोर्स पढ़ना चाहते हैं उसमें दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ये कोर्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। शायद कभी कभी कोई काम ना होना किसी और अच्छे काम की तरफ संकेत देता है। अर्थात आप दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट du.ac.in पे जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कोर्सेज़ हैं, क्या NEP जिसको हम NEP UGCF 2022 कहते हैं, अर्थात जो ये नई राष्ट्रीय परीक्षा नीति शिक्षा नीति है, उसके तहत हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय जो सबसे पहला विश्वविद्यालय था जिसने NEP 2020 को इम्प्लीमेंट किया, उसमें क्या स्ट्रक्चर है, आप उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप किस प्रोग्राम जो आपके चॉइस से मिलता है उसके बारे में पूरी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने घर के आसपास किसी महाविद्यालय में जाके वहाँ के टीचरों से, क्योंकि 1 अगस्त से हमारा कॉलेजेस और विश्वविद्यालय एकेडमिक सत्र के लिए शुरू हो जाएगा, तो कॉलेजेस और इन डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी में आपको सब शिक्षक भी मिल जाएंगे। आप जाके अब इस स्ट्रक्चर के बारे में और अपने कोर्सेज़ के बारे में पता कर सकते हैं और आप अपनी जो टेस्ट है, आपका जो सोच है, जो आपको अपना भविष्य में जिस दिशा में बढ़ना है उसके तहत आपको कौन सा प्रोग्राम, कौन सा कोर्स पढ़ना है उसकी बारे में पता कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। ये अच्छा रहेगा कि अभी क्योंकि एडमिशन का नहीं है, एडमिशन के टाइम में शायद आप ये इन्फॉर्मेशन सही तरीके से प्राप्त ना कर सके, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप du.ac.in की वेबसाइट पे जाके NEP UGCF 22 की एक बुकलेट है उसको पढ़ सकते हैं और क्या प्रोग्राम है, क्या कोर्सेज़ हैं, कैसे कम्बिनेशन है, वो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपके माध्यम से फिर मैं बच्चों से जो दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में एडमिशन लेना चाहते हैं ये कहूँगा कि अपनी प्रेफरेंस किस विषय और किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन चाहिए उस पर कंसंट्रेट करें, ना कि किसी कॉलेज में। कई बार क्या होता है कि अनजाने में या किसी और वजह से हम ऐसे ऑप्शन भर देते हैं और उसके बाद आपका चाहते ना चाहते ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन हो जाता है जो आप नहीं चाहते। या तो फिर आप 1 साल इंतज़ार करके दूसरे बार एडमिशन लीजिए, या आप उसी प्रोग्राम में जिसको आप नहीं चाहते थे उसको आने वाले 3 या 4 वर्षों के लिए कंटिन्यू करें। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं 11th-12th में तो आपके लिए वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉन साइंस कोर्सेज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी वजह से आपने साइंस कोर्स 11th-12th में लिया और आज के दिन में आपको लगता है कि आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो उस तरह के ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इंग्लिश में ऑनर्स कर सकते हैं, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं। लेकिन ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले, ताकि आप आने वाले 3 या 4, क्योंकि अब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप चाहें तो 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स कर सकते हैं, वापस आके उसको पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए आपकी ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आप
अपने प्रोग्राम, अपने कोर्सेज़ के बारे में वेबसाइट से देखें, और अगर चाहें तो किसी महाविद्यालय में जाके वहाँ के शिक्षकों और प्राचार्य से मिलके भी अपनी जिज्ञासा के अनुरूप अपनी उसके उत्तर वहाँ से प्राप्त कर सकते तो ऐसे सर जो है वो कॉलेजेस अलाउ करेंगे ऐसे कैंडिडेट्स को कि आके हमसे मिल लो और बात करो? मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी कॉलेज बहुत मुझे लगता है कि अगर कोई विद्यार्थी आके किसी शिक्षक से मिलके कोई शिक्षा के रूप में कोई बात करेगा तो कोई भी शिक्षक या कोई प्राचार्य इस बात को अन्यथा लेगा, वो तो अच्छी बात है। तो हमारा तो समाज में रोल सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाने का नहीं है, शिक्षा बांटने का है। शिक्षक तो हर वक्त ही तत्पर रहता है कि जो उसको पता है वो किसी को, ना सिर्फ विद्यार्थी को, किसी को भी, समाज के किसी भी व्यक्ति को उससे शेयर करें। ये तो एक अच्छी बात है। आपके माध्यम से मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर विद्यार्थी अपने स्कूल से के तरफ से अगर हमें लिखेंगे, हमारे कॉलेज में कल ही एक स्कूल से कुछ विद्यार्थी आ रहे हैं, उनको हम आगे के जो भी शिक्षा का स्वरूप है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में, उसके बारे में जरूर ज्ञान देंगे। अगर कुछ विद्यार्थी हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, और हो सकता है वो दूर रहते हो तो अपने घर के आसपास भी किसी महाविद्यालय में जाके दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कई तरीके के कोर्सेज रन होते हैं, वो सिर्फ रेगुलर कॉलेजेस में नहीं है, वो दिल्ली में रहने वाली छात्राओं के लिए NC वेब है, उसके बारे में भी पता कर सकते हैं, और SOL के तहत जो प्रोग्राम चलते हैं उनके भी कर सकते हैं। और आपके माध्यम से एक बात चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी एक वक्त में 2 डिग्री भी कर सकता है, एक SOL से और एक किसी रेगुलर कॉलेज से, लेकिन इसके बारे में सारी डिटेल भी वो सीख सकते हैं कि क्या ये एक जनरल स्टेटमेंट है या इसके में कोई लिमिटेशन है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। वो इस तरह से नहीं कर सकता कि वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स SOL से कर रहा है और वो BA प्रोग्राम दिल्ली विश्वविद्यालय से कर रहा है और उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस वो एक डिसिप्लिन ले ले। इस तरह की लिमिटेशंस हैं। लेकिन हाँ, अगर एक विद्यार्थी मान लीजिए फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है और एक विद्यार्थी साथ में BCom ऑनर्स SOL से कर रहा है, तो प्राय वो कर सकता है। और उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि वो सेम सेक वैक नहीं पढ़ सकता, दोनों प्रोग्राम में सेम AEC नहीं पढ़ सकता। तो इस तरह की लिमिटेशंस के जानने के बाद वो बच्चा 2 डिग्रियां कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा वक्त है इन विद्यार्थियों के लिए। ये शायद मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय में भारत में ये पहली बार प्रोविज़न आया है NEP का कि वो 2 डिग्रियां कर सकता है। इसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अभी करे या ना करे, अगले साल भी कर सकता है। लेकिन ये टाइम जो है बच्चों को मिल गया है CUET का रिज़ल्ट ना निकलने की वजह से, उसका उपयोग कर सकता है, सदुपयोग कर सकता है कि वो किसी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक या कोई प्राचार्य या जो भी इस सिस्टम्स के साथ इन्वॉल्व है, इनसे अपनी जिज्ञासा के अनुरूप वो सवालों के जवाब प्राप्त कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और भी सर, जब CUET आने के बाद और CSES पोर्टल पर एडमिशन होने से जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट बना सकता है कोई भी स्टूडेंट। हाँ, तो आमतौर पर जो है वो लगभग कितनी प्रेफरेंसेस बनाए बच्चा? देखिए, जितनी प्रेफरेंस बना ले, लेकिन प्रेफरेंस बनाए कैसे, सवाल ये है। प्रेफरेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस में क्या प्रेफर करें ये इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं 100 प्रेफरेंस भर रहा हूँ और जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मेरे टेस्ट, मेरे विचारों से मैं उसको कंफर्टेबल होता हूँ समझने में, पढ़ने में, लिखने में, तो उसकी प्रायोरिटी रखनी चाहिए। प्रेफरेंस के अंदर किस चीज़ की प्रायोरिटी रखनी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि कितनी मुझे प्रेफरेंस देनी है। कई बार आपने दे दी और शुरू की प्रेफरेंस आपको मिली नहीं और बाद की प्रेफरेंस मिल गई और शायद आप उसको चाहते नहीं थे। तो इसीलिए आप ये डिसाइड करिए कि आपको पढ़ना क्या है। इसलिए मैंने कहा कि लेकिन क्या पढ़ना है, पहले इसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना, ये मुझे लगता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन सब विद्यार्थियों के लिए जो अभी CUET का रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं और एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। इस टाइम में वो ये इस पूरा सिस्टम के बारे में समझ सकते हैं और उसको जानने के बाद वो अपनी प्रेफरेंस रखें। ये ना हो कि भैया मुझे इस कॉलेज में मिल जाएगा तो मैं फिजिक्स ऑनर्स कर लूँगा, लेकिन मैं अगर इस कॉलेज में नहीं मिला तो मैं शायद
बीए करूँगा। ये हो सकता है कि पहले 5 कॉलेजेस में जहाँ पे आपने फिजिक्स ऑनर्स करनी थी वहाँ आया नहीं, और अब आपको छठी प्रेफरेंस मिल गई जो कि आपकी सोच से नहीं चाहिए थी, और आपने सोचा शायद मेरी 5 प्रेफरेंस में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी प्रेफरेंस की प्रायोरिटी डिसाइड करें। कृपया करके उसमें जो पढ़ना चाहते हैं उसको प्रेफरेंस दीजिए, और कॉलेज को इसमें इम्पोर्टेंस किसी ना दीजिए। जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं उसकी प्रायोरिटी रखिए, और क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी थोड़ा सा आप इन दिनों में UGCF 20 NEP UGCF 22 के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाके ये सारी चीज़ों को डिटेल से समझ सकते हैं। सर, एक जो है ना नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस का भी चार्म होता है, और यहीं पे जो है वो सिलेक्शन करना मुश्किल होता है कि कॉलेज चुने या फिर कोर्स चुने। देखिए, मैं आज दिल्ली विश्वविद्यालय के सो कॉल्ड नॉर्थ कैंपस कॉलेज महाविद्यालय का एक विचार्य हूँ। मैंने पास में साउथ दिल्ली के एक और कॉलेज में भी रहा और एक वेस्ट दिल्ली के कॉलेज में भी रहा। इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय एक ही डिग्री देता है, एक ही क्वेश्चन पेपर आता है और एक ही तरह की मार्कशीट मिलती है। ये नहीं है कि नॉर्थ कैंपस में पढ़ने वाला व्यक्ति ज़्यादा उसकी डिग्री की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी और सेम कोर्स की वो साउथ कैंपस के किसी कॉलेज में पढ़ने से। ये आप अगर ऐसा होता तो सिर्फ नॉर्थ कैंपस कॉलेज के ही गोल्ड मेडल लिस्ट निकलते हर कॉलेज से, और हर कॉलेजेस में अच्छे विद्यार्थी होते हैं और वो विद्यार्थी उस कॉलेज को बनाते हैं, ना कि कॉलेज उन विद्यार्थियों को बनाता है। कॉलेज भी, कोई भी कॉलेज की पहचान उसके विद्यार्थी होते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो किसी भी महाविद्यालय को गर्व होगा, आप उस कॉलेज को भी इम्पोर्टेंस क्रिएट करेंगे। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो कॉलेज की प्रेफरेंस ना देके आप हमेशा अपने प्रोग्राम या जिसको हम कोर्स भी कहते हैं कई बार, उसको प्रेफरेंस दीजिए। और क्या देना है आप इसके बारे में भी, उस प्रेफरेंस के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। किसी भी महाविद्यालय के किसी शिक्षक से जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा है वो आपको इस सब चीज़ों के बारे में समझा पाएगा और बता पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी वैल्यूबल गाइडेंस के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।